अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। वो काफ़ी देर से बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। कितनी मुश्किल से वो अपना दिल विशाल की तरफ साफ करके इसकी पेशगोई कर रहा था, पर आज जो नूर ने कहा इसके बाद इसे शदीद नफ़रत महसूस हुई मिशाल से। मतलब वो लड़की खुद को मजलूम ज़ाहिर करके हर किसी की नज़र में अपना गिराना चाह रही है। आज नूर ने इसे सुनाया, कल को अगर वो हैदर बुला गया तो वहाँ अपना ये नाटक रचाएगा। नूर को वो हानिया की तरह मानता था, पर आज जिस तरह इसने बदतमीज़ लहजे से बात की, इसका बस नहीं चला मिशाल का मुंह तोड़कर रख दे। इल्तमास खाना खा ले, इसकी चोरी पुश्त को देकर मिशाल ने घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। इसके बोलने पर इल्तमास का हाथ रुका, फिर अचानक गर्दन घुमाकर इसने मिशाल को देखा। इसकी अंगारा बरसाती आंखों को देखकर मिशाल डर के 2 कदम पीछे हुई। हम खाना लगा रहे हैं, आप आ जाएं। वो जल्दी से बोलकर निकलने लगी, तभी इल्तमास ने इसे बाजू से दबोचकर अपने सामने खड़ा किया। मिशाल की वहशत बड़ी थी, पर इसे रूप में देखकर, क्या हुआ स्वीटी, डर क्यों रही हो? अभी तो मैंने तुम्हें कोई टॉर्च नहीं किया। इल्तमास ने लफ्ज़ टॉर्चर पर जोर देकर कहा तो मिशाल के आंसू पिघल गए। अच्छा खासा इसका रवैया ठीक हुआ था, अब इसके सुर्ख गालों पर फिसलते हुए आंसू इल्तमास ने अपने अंगूठों से तकरीबन रगड़े। मिशाल के मुंह से सिसकी निकली थी, यही दिखाकर तुमने नूर से हमदर्दियाँ बटोरी हैं। इसका सर लज्जे पर मिशाल की रीढ़ की हड्डी सुनसाई। वो आंखें फैलाए इसे देखने लगी। अगले ही पल इल्तमास ने उंगली में दबाई जलती सिगरेट इसके कान की लूप पर मसली, तो मिशाल ने अजियत से आंखें मीच ली और चीख बमुश्किल रोकी। वो मचलकर इससे दूर होने लगी, तभी इल्तमास ने ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी, इसका दिमाग माउफ होने लगा। पहले ही बुखार इस पर इल्तमास के भारी हाथ का थप्पड़ सच में इसके 14 तबक रोशन कर गया। इसका संभलने से पहले इल्तमास इसका बाजू पकड़कर इसे कमरे में ले आया और झटके से इसे छोड़ा, तो मिशाल गिर कर पीछे खिसकने लगी। होंठ का खंखार फूट चुका था जिस पर से खून निकल रहा था। सच बताओ, क्या ड्रामा किया तुमने नूर के सामने? वो इसकी तरफ बड़ा पूछ रहा था, जबकि मिशाल इसके कदम देखते हुए लड़जाती हुई पीछे हुई। जब इल्तमास ने झुककर इसके बाल जगरे, तब वो खुद पर काबू न रख पाई। बेसाख्ता इसके मुंह से चीख निकली। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, वो गराते हुए पूछने लगा। इल्तमास, कसम से हमने कुछ नहीं कहा, हमने वो कपकाते हुए बताने लगी। बकवास बंद करो, तुमने कुछ नहीं कहा। वो यूं ही मुझे ये सब बोलकर चली गई। इसकी डांट पर मिशाल सहम कर हिचकियों से रोने लगी। वो बेबसी से सोचने लगी कैसे इसे यकीन दिलाए इसने कुछ नहीं कहा। तभी इल्तमास का दूसरा थप्पड़ इसका दिमाग सुन कर गया। आंखों के सामने धुंध आ गई। इसने बामुश्किल आंखें बंद करके खोली, मगर कुछ साफ नहीं दिखा। इल्तमास इसके नडाल वजूद को बाजू से उठाकर सोफे पर फेंकता हुआ बाहर चला गया। मिशाल ने बंद हुई आंखें इसकी पुश्त को देखा, जिसका पल पर बदलता रूप इसे अंदर से ख़त्म कर रहा था। सुबह खुद पर कुछ भारी महसूस करके आंखें खोली। नूर ने नज़र घुमाकर देखा तो हादी एक बाजू इसके ऊपर था। नूर ने इसे हटाने की कोशिश की तो हादी इसे मुकम्मल अपनी गिरफ्त में लेकर सोया हुआ था। वो बकलाते हुए इसके बाजू पर नोचने लगी। आउच! आदी ने बुलबुलाते हुए इसे छोड़ा तो वो उठकर बैठ गई। जालिम लड़की, सही कहा है मैंने तुम्हें, चुड़ैल हो बिल्कुल। इसने अपने बाजू को देखते हुए चीख कर कहा। जब पता है चुड़ैल हूँ तो ऐसी हरकतें क्यों करते हो? नूर ने घूरा। कैसी हरकतें? इसकी बात पकड़ते हुए हादी अनजान बनकर पूछने लगा। पता नहीं, वो जल्दी से बोलकर बेड से उठने लगी। तभी हादी ने इसे कमर से पकड़कर वापस बेड पर लिटाया और इस पर झुक गया। नूर हड़बड़ाकर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर करने लगी। हादी, छोड़ो, क्या कर रही हो? इसने गुस्से से कहा तो हादी मुस्कुरा दिया। अभी तो कुछ नहीं किया टिड्डी, और छोड़ूंगा एक शर्त पर। हादी ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा तो नूर घबरा गई। अब कौन सी शर्त? इसने तपते हुए पूछा, लेकिन हादी के फिर गाल पर उंगली रखने से इसके जहन में कल वाला वाक़या याद आया। वो समझ गई हादी कल वाली हरकत फिर दोहराएगा, इसलिए मुस्कुराते हुए हल्का सा सर उठाते इसके करीब हुई और आंखें बंद किए इसके गाल पर होठ रख दिए। हादी ने मुस्कुराते हुए इसके खूबसूरत चेहरे को देखा और फिर आहिस्तगी से इसके लबों पर झुक गया। एक करंट सा लगा नूर को। सोचा क्या था, हुआ क्या? वो पर से आंखें खोले इसे दूर करने लगी। धड़कन हद दर्जे भर की। इसने घबराहट में हाथी के बाजू पर मुक्का मारा। तभी वो झटके से इससे दूर हुआ और खड़ा होकर ज़ोर से हंसने लगा।
जितना कड़वा बोलती हो पता नहीं था इतनी मीठी हो। हादी के बेबाकी से बोलने पर इसका चेहरा टमाटर की इतना सुर्ख हो गया। छिछोरे कहीं के नूह ने खिसकते हुए कुशन उठाकर इसे मारा, मगर वो इससे पहले ही वॉशरूम में गायब था। इसकी बुरी आंखें, सुर्ख आंखें बहुत ज़्यादा रुचने की गमारी कर रही थीं। नरम रुई जैसे गालों पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह थे। सुर्ख सकवान नाक जबकि कटाव और गुलाबी तकलीफ जब्त करने के चक्कर में बीच गए थे। वो दोनों हाथों में अपना दायां पाँव पकड़े वो पिछले 5 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठी थी। आज इसे इसकी आज इसे इसके अपने बहुत से शिद्दत से याद आ रही थी, जो इसकी ज़रा सी तकलीफ़ में परेशान हो जाता। अपने से याद आया वो तो इसका अपना ही था, इसका हर दुख का साथी, पर ऐसा कैसे था जो आपको तकलीफ़ देकर भी सुकून दे दे। वो फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुश्किल से 3-4 कदम बढ़ाए कि लाउंज के बीचों बीच इसी हालत में बैठी नजर आई, जैसे वो इसे सुबह छोड़ कर गया। वो कल रात से भूखा था और थका हुआ भी आते ही लंच करने का इरादा रखता था। इसने घड़ी में टाइम देखा, दोपहर के 2 बज रहे थे। यानी वो सुबह से यूं ही बैठी है तो यकीनन खाना भी नहीं तैयार किया होगा। यकायक अशाल की शदीद लहर इसके वजूद में दौड़ी। वो मजबूत कदम उठाता इस तक पहुंचा और इसके बालों को तकरीबन दबोचते हुए इसका चेहरा ऊपर किया। दर्द की एक लहर मिशाल के सर में सराही। मुंह से हल्की सी चीख निकली। इसने अपना सुर्ख आंखें उठाकर इल्तमाश की आंखों में देखा। शानशाई की कोई रकम नहीं। इनमें असनियत और नफरत से भरपूर आंखों में देखना महाल था। तभी निगाहें झुका ली और अगले ही लम्हे इल्तमाश की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आराम तलब नहीं हुई। लहजे में बेपनाह नफरत थी इल्तमाश की। आप प्लीज़ हमारे बाल छोड़िए, बरी हुई आवाज़ में मिशाल ने बेबसी से कहा। क्यों, बहुत तकलीफ़ हो रही है? मसनूई हमदर्दी से पूछा तो मिशाल ने जल्दी से सर हिला दिया। और इस तकलीफ़ का क्या जो तुमने मुझे दी? बजाय रहम करने के वो इसके बालों को झटका देते हुए पूछने लगा। हमें माफ़ कर दी इल्तमाश, गलत फहमी हो गई थी हमें। अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए मिशाल ने अटकते हुए अपना दफा किया। गलत फहमी के चक्कर ने तुमने मुझे रुस्वा करके रख दिया, नीची आवाज़ में गिराते हुए मिशाल ने कहा। क्यों किया तुमने मिशाल ऐसा? जवाब ना मिलने पर वो दारा और इसके बालों को झटका दिया, जिससे मिशाल की दर्दनाक चीख उठी और पूरे फ्लैट में गूंज उठी। पहले तो इल्तमाश हैरान नज़रों से इसे देखता रहा, फिर जब नज़र इसके दाएं पैर पर पड़ी तो वो ठग गया वहीं पे। और मिशाल की इस तरह चीख की वजह भी समझ गया कि दाएं पैर पर गहरा कट लगा हुआ था और खून तकरीबन सूख चुका था। करीब ही शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे। इसके दिमाग में सुबह का वाक़या घूमा जब मिशाल इसे जूस दे रही थी, मगर बेदहानी में गिलास नीचे गिर गया, चूर हो गया। तमाश का मूड रात से ही ख़राब था, पर अब इसका गुस्सा नीज पर तप चुका था, जो इसके चंद छींटे इसके जूतों पर पड़े। इसने गुस्से में 2-3 थप्पड़ मिशाल के गलों पर मारी। आखिर थप्पड़ पर मिशाल के कदम लड़खड़ाए तो इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। जैसे इल्तमाश हमदर्दी समेटने का एक और बहाना समझकर इग्नोर करता ऑफिस के लिए निकल गया। और तब से अब तक वो इसी हालत में इसके ज़ख्म के साथ यहाँ बैठी थी। ये सोच आते ही इल्तमाश के दिल में पहली दफ़ा दर्द की एक ठेस उठी। इसने नज़र उठाकर अब गौर से खुद में बेहद नज़दीक मिशाल का चेहरा देखा। सुर्ख आंखें, आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा, कटावदार गुलाबी लब का पकवाती, जबकि नाजुक वजूद इस कदर कुर्बत पर होले होले लर्जा रहा था। इसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उभरी के मिशाल के नाजुक वजूद को अपनी मजबूत पनाहों में बींच ले, मगर दिल की ख्वाहिशात पर पत्थर रखकर इल्तमाश ने इसके बालों पर ग्रिफर ढीली की और इन्हें छोड़ा और सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ा। मिशाल ने आहिस्ती से नीचे बैठते हुए इल्तमाश की पुश्त को नहायत दुख और तकलीफ से देखा, फिर खामोशी से टूट गया। मेरा एक माँ जो तुम पर था। कुछ देर बाद वो हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आया और मिशाल के सामने बैठा। फिर इसमें से रुई निकाली और इसमें रुई लगाई और आहिस्ता से मिशाल का पैर का ज़ख़म पकड़ा। इल्तमास ने नरमी से पहले ज़ख़म पर लगाया, खून खुश्क साफ़ किया, फिर इस पर दवाई लगाकर पट्टी करने लगा। मिशाल पूरी कार्रवाई में आंखें मीचे, मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश कर रही थी। ठीक से पट्टी करने के बाद इसने मिशाल को बाजू में उठाया और रूम में चला गया। अंदर लाकर इल्तमास ने आराम से इसे बेड पर बिठाया और फिर सोचकर बाहर चला गया। मिशाल को समझ ही नहीं आया था, कभी नफरत तो कभी केयर। वो गायब दिमागी से यूं ही बैठी रही। 15 मिनट बाद वो रूम में आया तो इसके हाथ में एक ट्रे थी,
जिसमें 1 कप फ्राई एग और 4 स्लाइस ब्रेड के थे। इसने वो ट्रे बेड पर रखी और मिशाल को देखा, जो इसके बैठने पर नीचे नज़र किए आहिस्ता से साइड पर होने लगी। इसके चेहरे पर शदीद खौफ रकम देखकर इल्तमास ने निगाहें चुराईं। ये खा लो, इसने ट्रे होले लहजे में कहा, ठहरे होले लहजे में कहा, मगर मिशाल ने इसकी बात सुनी ही नहीं। वो यूं ही ट्रे को देखने लगी। दिल में डर था कि कब अचानक किस बात पर वो बदला ले और कल की तरह फिर मारे। इसकी कैफियत समझते हुए इल्तमास ने गहरा सांस लिया और फिर कुनवाला बनाकर इसके करीब गई। वो खौफजदा नज़रों से इसे देखने लगी। खाओ, इसका नरम लहजा महसूस करके मिशाल की आंखों में पानी आ गया। इसने आहिस्ता से आगे होकर नवाला मुंह में लिया और फिर इल्तमास ने खुद ही इसे खाना खिलाना शुरू किया। 1 स्लाइस खाकर वो पीछे हट गई तो इल्तमास ने चाय का कप इसे थमाया। इसके डर से मिशाल ने थोड़ी बहुत चाय पी और फिर कप वापस रख लिया। ट्रे वापस किचन में रख कर वो आया और बॉक्स से एक पिल निकाल कर इसे दी। वो खामोशी से पिल मुंह में डालकर पानी से घूंट गई। तभी इसे लेट कर इल्तमास ने इस पर कंफर्ट दिया और रूम से निकलता हुआ चला गया। वो जानता था रात को इसने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, पर क्या करता, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था। अभी वो मिशाल को स्लीपिंग पिल इसलिए खिला कर आया था ताकि कुछ देर सोए और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हानिया आगा जहाँ जमा साहब के रूम में आई, पर वहाँ हानिया को खामोश बैठा देख इसे पुकारते हुए वहीं सोफे पर बैठ गई। इनके पुकारने पर हानिया ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या सोच रही है मेरी पोती, इन्होंने नरम लहजे में कहा। आगा जान कब ठीक होंगे। इसके उदास लहजे पर आगा जान भी चुप हो गए। एक बेटा पहले ही खो चुके थे और अब दूसरे को इस हाल में। जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मिशाल आपी की वजह से मेरे बाबा की ये हालत हुई, मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी आगा जान। हानिया की नम आवाज़ पर हैदर साहब ने इसे देखा, जो आंखों से तेज़ी में निकलते आंसू पोंछ रही थी। माफ़ तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, इन्हें आहिस्तगी से कहा। इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसे घमंड था खुद पर कि वो कुछ भी गलत करेगी, लेकिन हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हानिया ने अचानक पूछा। इसकी बात कमरे में आती आलिया बेगम ने सुनी। मिशाल आपी, मेरी बद्दुआ है कि आप तड़पो, हानिया ने जुमा साहब को देखकर रोते हुए कहा। बात सुनो। रात को हादी जमा साहब के रूम में आया, तभी नूर ने कुछ सोचकर इसे पुकारा। बोलो। वो बेड पर इसी के साथ बैठी रही। हादी, अगर किसी लड़की का रेप करने की कोशिश की गई हो तो क्या कोई लड़का ये बात जानकर भी इस लड़की से शादी करेगा? इसने हादी को देखकर पूछा। तुम बताओ पहले, तुम्हें क्या लगता है? हादी ने इसकी सुर्ख सफ़ेद उंगलियों से खेलते हुए कहा। मुझे तो लगता है अगर ये बात लड़के को पहले ही पता होगी तो वह कभी इस लड़की से शादी नहीं करेगा, नूर ने झिझकते हुए कहा और अपने बारे में बताकर इसका रिएक्शन देखना चाहती थी, जो यकीनन इसके जानने में सही नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ये हरकत वो कम सिर्फ लोग करते हैं जिन्हें हर मामले में लड़की ही गलत नज़र आती है, मगर सभी लड़के एक जैसे नहीं होते नूर, इसलिए तुम परेशान मत हो, हादी ने कहा और इसकी पेशानी चूमी और उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। जबकि नूर बेयकीनी के आलम में बैठी थी। ढके छुपे लफ्ज़ों में वो इसे क्या इसे बता गया था? क्या इसे नूर के बारे में पता था, पर कैसे? वो मुंह पर हाथ रखे इसी की हालत में सोच रही थी। रात को सोफे पर बैठा वो खामोशी से मिशाल को देख रहा था, जो स्लीपिंग पिल्स के ज़ेरे असर अभी तक सो रही थी। आज कांच से जिस तरह बुरी तरह इसे पैर पर कट लगा, अगर वो लंच पर ना आता तो यकीनन मिशाल इसी तरह बैठी रहती और बेसाख्ता इसे शर्मिंदगी ने आ घेरा। वो तो ऐसा ना था, इतना ज़ल्म पहले तो वो मिशाल को ज़रा सी खरोच भी नहीं आने देता, और अब शाम को वो सुफियान से मिला, तभी इसने इल्तमास को अपनी भाभी का बताया, जो इसके भाई से सिर्फ ज़्यादा बहस होने की वजह से लड़कर मैके चलेगी और अब तलाक का मुतालबा रखती थी। तब इसके जहन में अचानक मिशाल का ख्याल आया। वो तो इसको इतनी अजियत देता, पर वो बर्दाश्त कर दी, आगे से कुछ नहीं कहती। कुछ सोचकर वो उठा और बेड पर मिशाल के बराबर में आकर बैठा। इसका बिखरा हुलिया देखकर इल्तमास के गले में गिल्टी सी उठी। वो लड़की साथियों में कितनी पुरकशिश और ज़िंदगी से भरपूर लगती, और अब वो इसका क्या हशर कर रखता, इल्तमास ने कहा। चेहरे पर उंगलियों के निशानात पर आहिस्ती से इसने हाथ फेरा, फिर होंठों के सूजे हुए किनारों पर अंगूठे से सलाया। वो लड़की ज़रा सी तकलीफ में रोने वाली अब इसकी दी हुई इतनी अजियतें चुपचाप बर्दाश्त कर जाती। इल्तमास ने दुख से अपनी आंखें मींच लीं। इसने आहिस्ता से झुककर मिशाल की पेशानी पर अपने लब रख दी।
پھر اپنی کچھ شادہ پیشانی اس سے ٹکاتے ہوئے التماش نے آنکھیں موڑ لی۔ سوری، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ تبھی وہ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے مشال ایک کمسا کر آنکھیں کھولی۔ التماش کو خود کے اتنا نزدیک پا کر وہ ہڑبڑائی۔ درد کیسا ہے اب؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر ایک اور جھٹکا لگا تھا مشال کو۔ پھر جلدی سے سنبھل کر اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ کر اٹھنے لگی، تبھی التماش نے کندھوں سے پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ مشال ڈری تھی، کیا پھر کوئی تکلیف دے گا وہ اسے؟ ابھی چلو، نہیں تکلیف ہوگی، اس نے سنجیدگی سے کہا تو مشال نے شکوہ گوا نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمیں تکلیف کی کب سے پرواہ ہونے لگی؟ ہماری تکلیف کی کب سے پرواہ ہونے لگی آپ کو؟ اس کی نم آواز پر التماش نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں، وہ بول کر روم سے چلا گیا۔ مشال نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھی، جانتی تھی یہ سب کچھ کتنی دیر کے لیے ہے، کیونکہ اپنے پرانے ٹون میں آنے میں اسے ذرا دیر نہیں لگے گی۔ کھانا اس نے باہر سے آرڈر کیا اور اپنے اور مشال کا کھانا وہ بیڈ پر لے آیا۔ وہ دونوں ساتھ کھانا کھا رہے تھے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا صرف وہ کھا رہا تھا، کیونکہ مشال حیرت سے اس کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب تک چپ کیوں تھا؟ کھانے کے دوران التماس نے اچانک نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ بکھلا کر جلدی سے کھانے لگی۔ اے تجھ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ حوالدار کی سخت آواز پر واجدان نے مندی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ صبح سویرے کون تنگ کرنے آیا؟ اس نے چڑھ کر سوچا اور سامنے عبایا پہنی کسی لڑکی کو آتا دیکھ حیران رہ گیا۔ کون؟ جب وہ یوں ہی خاموش رہا تو واجدان نے جھنجھلا کر دیکھا، تبھی اس سے ذرا سا نکاب اٹھایا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نیہا کو دیکھ کر واجدان نے تلخ لہجے میں کہا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زیادہ اکڑو مت، بولو مت کہ میں ایک ذریعہ ہوں جس کی وجہ سے تم یہاں سے آزاد ہو سکتی۔ تم اور مجھے آزاد کرواؤ گی؟ ویسے اس کے پیچھے کوئی اور مطلب ہے؟ ہاں بالکل، تم جانتے ہو صرف ایک ہی مطلب ہے، اب میرا مشال کی موت۔ نیہا کی رسائیوں سے کہنے پر واجدان کے جبڑے بھیجے۔ اپنا منہ بند رکھو، تم پھر نکل کر خود ہی کچھ ایسا کرو تامی اسے چھوڑ دے، کیونکہ مجھے کچھ بھی کر کے بس تامی چاہیے۔ فی الحال تم بس بھی کر کے مجھے پہلے اس جگہ سے نکالو۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں۔ نور ریحانہ بیگم کے ساتھ دور بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی، تبھی انہوں نے آہستگی سے پکارا، جی امی، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ تم اور ہادی پرسوں مشال سے ملنے گئے تھے نا؟ اس کے پوچھنے پر نور کا ہاتھ رکا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ آپ کو کیسے پتہ؟ ان کو دیکھتے ہی نور نے کہا، مجھے لگا اب بتاؤ گے نا تم دونوں، اب کہ وہ مکمل اس طرف متوجہ تھی۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیسی ہے وہ؟ انہوں نے کچن کے داخلی حصے پر ایک نظر ڈال کے پوچھا۔ زندہ ہے؟ اس کے ٹھنڈے لہجے پر وہ پریشان ہوئی۔ کیا مطلب؟ نور بتاؤ، وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہوں نے ٹینشن سے پوچھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ لوگ بھلے مشال آپی کی غلطی پر انہیں معاف کر دیں، پر تامی بھائی ضرور انہیں جلدی معاف کر دیں گے اور آپی کو خوش رکھیں گے، پر وہاں تو میری توقع کے برعکس ہے امی۔ تامی بھائی آپی کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ رو رہی تھی، انہوں نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا، پر ان کے چہرے پر تکلیف بتاتی ہے وہ تامی بھائی کے ساتھ بالکل خوش نہیں۔ نور کا لہجہ بیکا تھا جس پر ریحانہ بیگم تڑپ اٹھی۔ کب تک اپنا دل پتھر رکھتی؟ روز تو انہیں وہ یاد آتی، پر عالیہ بیگم اور بی جان کی ناراضگی سے چپ رہتی، پر کہیں انہیں دل میں یہ بھی تسلی تھی کہ وہ التماس کے ساتھ خوش ہوگی، آخر وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ لیکن ابھی نور کی زبانی سب کچھ سن کر ان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ملنا چاہتی تھی مشال سے، پر مجبوراً چپ رہی۔ صبح پیروں پر اٹھی شدید تکلیف سے اس کی آنکھیں کھلی۔ سامنے التماش بیٹھا اس کے پیروں پر لگی بینڈیج چینج کر رہا تھا۔ مشال نے بے یقینی سے دیکھا، کیوں وہ ایسا کر رہا ہے؟ لیٹی رہو۔ اس کے اٹھنے پر التماش نے کہا، پھر بینڈیج باندھنے لگا۔ مشال کو لگا وہ پاگل ہو گیا جب التماش نے اسے خود ناشتہ کروایا اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ آج وہ آفس بھی نہیں گیا۔ ماسی کو دیکھ کر مشال کو ڈبل حیرت ہوئی۔ گھر کی صفائی کر کے جب ماسی چلی گئی تب التماش نے کچن کا رخ کیا۔ ہم کر لیں گے۔ وہ کچن میں آستین فوڑ کر کے سبزیاں نکالنے لگا جب مشال لکھڑا کر چلتے ہوئے پیچھے آئی۔ اس کے ہاتھ میں سبزیاں دیکھ مشال جلدی سے بولی، تمہیں میں نے بلایا ہے کیا؟ اسے دیکھ کر التماش اس کے پاس آیا اور اسے گود میں بھر کر کمرے میں لایا۔ خبردار جو اٹھی، مشال کو بیڈ پر بٹھا کر اس نے سختی سے کہا، اور بے ساختہ مشال نظریں جھکا گئی۔ اسے فون کر کے وہ واپس کچن میں آیا اور فون نکال کر سب سے پہلے اس نے یوٹیوب پر پاستا کی ریسپی نکالی، پھر اس کو دیکھ کر کام کرنے لگا۔ سبزیاں جیسی تیسی کاٹ لی التماش نے چڑھائی
फिर पास्ता का पैकेट निकाला। पास्ता का पानी बॉयल करने के लिए इसने चूल्हे पर रखा, तभी इसका फ़ोन रिंग करने लगा। हेलो, हादी का नंबर। इसने कॉल रिसीव की। भाई, मैं अरशद को फ्लैट पर बेच रहा हूँ, आप इससे इसकी डील फाइनल कर दें। हादी को इसने सुबह ही ऑफिस ना आने का बताया। अच्छा ठीक है कहकर इल्तमाश ने फ़ोन रख दिया। फिर रूम में गया और वार्डरोब की दराज में फ़ाइल ढूंढने लगा। मतलूबा फ़ाइल मिलने पर वो मुड़ा पर मिशाल को बेड से खड़े होने की कोशिश करता देख इसके पास आया। तुम्हें मना किया था ना, इसने संजीदगी से कहा। तो मिशाल ने बेचारगी से पानी के खाली जग की तरफ इशारा किया। इसका ये अच्छा रूप मिशाल को अजीब लगा। वो बार बादल में डर के बैठी थी, क्योंकि हमेशा अच्छे रूप के बाद फ़ौरन टोन में अपनी में वापस आ जाता है। लड़की आराम से पीना चाहिए था। खांसते खांसते इसकी आंखों में पानी आ गया तो इल्तमाश ने तफसीर से कहा और मिशाल ने नम पलकें चिपका ली। इतनी परवाह मत करें, इसकी बराई आवाज़ पर इल्तमाश ने आंखों में देखा। इसकी बुरी आंखों में अजियत देकर इल्तमाश को तकलीफ़ हुई। सुरंग आंखों में अजीब सा तलस्सुम था जो अपनी लिपट में लिए हुए था। तभी कुछ जलने की बदबू पर इल्तमाश के दिमाग झुका और वो भागते हुए किचन में गया। पानी उबल उबल कर कम हो चुका था, जबकि सब्जियां जलकर पतीले से चिपक चुकी थी। इल्तमाश ने जल्दी से चूल्हा बंद किया और गर्म पतीले को उठाया। अगले ही लम्हे इसने जल्दी छोड़ दिया। शीट अपने जलते हुए हाथ को देखकर इसके मुंह से निकला। इसके जहन में वो रात आई जब वो सिगरेट मिशाल के कंधे पर दाग रहा था। जलने से इसे थोड़ी तकलीफ हुई हाथ पर, तो इस रात मिशाल पर क्या बीती ये सोच आते ही नए सिरे से शर्मिंदगी महसूस हुई। बेल की आवाज़ पर वो झटकते हुए गया। अरशद को फ़ाइल देकर वो फिर पास्ता बनाने लगा। शाम तक इसका काम ख़त्म हुआ। मत खाओ। एक स्पून खाते ही इसे नमक बहुत तेज़ लगा। तभी इसने मिशाल को कहा, जो रगाबत से पास्ता खा रही थी। इसके बोलने पर मिशाल ने इसे देखा। तुम कैसे खा रही हो? नमक बहुत तेज़ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसे सबकी हुई थी, तभी जल्दी से इसके पास से प्लेट उठाते हुए इल्तमाश ने कहा। नहीं ठीक है इल्तमाश, अच्छा है, मिशाल ने बुखला कर जल्दी से कहा। अरे नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, वो कहती प्लेट उठाकर ले गया। इसका नरम लहजा रवैया मिशाल को बरपा कर गया। आखिर क्यों वो अचानक इसके साथ इतना अच्छा हो गया था? क्या नूर, ये तुम्हारी गेम खेलने की उम्र है? हादी ने इसे मोबाइल पर गेम खेलते हुए मोबाइल छीना। क्या है? नूर झुंझला कर कहने लगी और इससे मोबाइल छीन लिया। यूं ही थोड़ी ना, मैं थोड़ी टिड्डी कहता हूँ। हादी इसके कद पर छूट कर हंसने लगा और वो उसे गुस्सा होकर देखने लगी। क्या हुआ? इसके मुड़ कर जाने पर हादी ने इसे बाजू से पकड़ा। छोड़ो मुझे, नूर की रूहानी आवाज़ पर वो बुखलाई। नूर तुम नाराज़ हो? अरे मैं मजाक कर रहा था, तो मुझे बार बार टिड्डी मत कहा करो, नूर ने रूठते हुए अंदाज में कहा। तो क्या कहा करूँ? इसने मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखा, फिर आस्ते से इसके गालों पर अपने लब रखे। नूर का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? अपनी खुफत दूर करने के लिए इसने जल्दी से कहा तो हादी के लब मुस्कुरा उठे। जालिम लड़की, तुम कभी फ्री नहीं होने देती। इसकी बेचारगी से बोलने पर नूर ने इसे घूरा और फिर एक चीत इसके बालों पर लगाकर चली गई। इसके जाने के बाद हादी ने एक लंबी आ भरी और गिरने के अंदाज में बेड पर लेट गया। ये लो, इल्तमाश के बोलने पर इसने नज़र उठाकर देखा, जो आईफोन का बॉक्स इसकी तरफ लिए खड़ा था। मिशाल ने नासमझी से इसे देखा। तुम्हारे लिए ही है, रखो। इसकी नज़रों का मतलब समझकर इल्तमाश ने कहा। हमें ज़रूरत नहीं, इसने आहिस्ता से कहा। पर मुझे पता है, अगर कभी ऑफिस में बैठे मेरा दिल किया तुम्हारी आवाज़ सुनने का तो। इल्तमाश ने जितनी रूहानियत से कहा, मिशाल हैरान हो गई। वो वाला कब से इसकी आवाज़ सुनने का शौकीन था। इसकी खामोशी खड़े रहने पर इल्तमाश ने इसका हाथ पकड़कर बॉक्स इसके हाथ में थमा दिया। इल्तमाश, इसके मुड़कर जाने पर मिशाल ने पुकारा। वो पलटकर मिशाल को देखने लगा, जो कुछ कहने के लिए हिम्मत बांध रही थी। इल्तमाश, हम समझ नहीं पा रहे ये सब अचानक आपका हमसे ठीक हो जाना, और हम नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, पर हम इन सब के काफ़ी डिस्टर्ब हैं। वो वाकई परेशान थी इसकी हर पर बदलते रूप से। तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लो कि मैं अब कोई नागवारी नहीं चाहता इस रिश्ते में। वो बोलकर लैपटॉप उठाए लाउंज में चला गया और मिशाल खामोशी से इसे देखने लगी। काफ़ी दिनों से इल्तमाश का अपने साथ नरम रवैया नॉर्मल देखकर वो भी चुप थी। इसे और क्या चाहिए था? इतनी तकलीफ के बाद तो इसे मिशाल को गनीमत लगी। वो कम से कम इसे टॉर्चर नहीं करता। अब पैर का ज़ख्म भी इल्तमाश के केयर की वजह से काफ़ी ठीक था।
اس کا اچھا رویہ دیکھ کر اب التماش نے تھوڑی بہت بات کرنے لگی، ورنہ پہلے اس کے ڈر سے صرف اس کی بات پر سر ہلا دیتی۔ آج اتوار تھا، کام کرنے سے اسے دیر ہو گئی، اس لیے وہ کام سے فارغ ہو کر ابھی نہا کر نکلی تھی اور اب بالوں پر برش کر رہی تھی، تب اچانک کمر پر مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ مشال نے ہاتھ روک کر ڈریسنگ کے شیشے سے دیکھا۔ التماش اس کے پیچھے کھڑا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرائی تھی اس کی بے باکی نظروں سے، کیونکہ اتنے دنوں سے وہ مشال سے ایک فاصلے کی حد تک دور تھا۔ مشال نے بوکھلا کر نظر دوسری طرف دوڑائی۔ بیڈ پر اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ وہ التماش کا ہاتھ اٹھا کر جلدی سے دوپٹہ لینے کے لیے بڑھی۔ اس نے پھر مشال کی نازک کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے اور اس کی پشت کو بالکل اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے اندر مشال کے نم وجود کی محسوس کر کے۔ وہ اس کے کمر تک آتے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیراتا ہوا اپنے چہرہ چھپا گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ تبھی التماش نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تبھی التماش نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، تم بہت حسین ہو، اتنا کہ اپنے حسن سے مقابل کو گائل کر کے رکھ دیتی ہو۔ وہ مدہوش میں کہتا ہوا اس کے کان کی دو پر لب رکھ دیا۔ مشال سانس کھینچ کر رہ گئی اور التماش کی قربت آج پہلی مرتبہ اسے تڑپانے کی بجائے ایک خوبصورت احساس بخش رہی تھی، جس سے وہ نظریں چرانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی التماش اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام کر آہستگی سے اس پر جھکا۔ مشال اپنے پاگل ہوتی دھڑکنوں سے گھبرا کر منہ پھیر گئی۔ ہمت نہیں تھی اس کی اور قوت سہنے کی، اس لیے آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر مائع افسوس سیدھا ڈریسنگ سے ٹکرائی۔ دوسری طرف التماش اور قریب ہوتا اس کی کٹاؤ دار لبوں پر جھکا اور ان پر نشہ لب رکھ دیے۔ مشال کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی سانسیں رکنے پر اس نے مزاحمت کے طور پر التماش کے مضبوط بازوؤں کو اپنی نازک ہاتھوں سے دبوچ کر اپنے ناخن گاڑے، جبکہ بازو پر ہوتی چبھن کو نظر انداز کیے بے رخی سے اس پر جھکا رہا۔ کچھ دیر تک کمرے میں معنی خیر خاموشی تھی۔ تبھی التماش نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ مشال نے ڈال سی ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر گہرے سانس لینے لگی، اپنی تیز ہوتی دھڑکنیں ہموار کرنے لگی اور اس کی اس معصوم ادا پر التماش مسکرا دیا اور اس کے گرد دونوں بازو حمائل کر دیے اور اس کی پشت آہستہ سے سہلانے لگا۔ کچھ پل بعد وہ سنبھلی تو آہستہ سے التماش سے دور ہوئی۔ ہم کھانا لگاتے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا سرخ چہرہ نظر چرانا التماش نے دلچسپی سے دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں، پیاس لگی ہے۔ التماش کے معنی خیز سے بولنے پر مشال نے بکھلاتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر گھبرا کر کمرے سے بھاگی۔ التماش کے کہکے کی آواز اسے پیچھے تک سنائی دی۔ تو چلیے فرینڈز، پھر اس ناول کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔